बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, ईरान के सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ईवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कुछ अहम मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं और ये काफ़ी तवील अरसे के बाद ईरानी जो सदर हैं वो पाकिस्तान आए भी हैं और इस तरह के मुआहदे जो हैं उन पर दस्तखत भी हो रहे हैं। तकरीबन 8 समझौते हैं जिसमें कि जॉइंट इकनॉमिक फ्री जोन जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर जो है वो बनाने का इरादा है, उसकी तौसीक की गई है। सिविलियन मामलात में अदालती उमूर के हवाले से भी एक मुआहदा है। इसी तरह से सिक्योरिटी के ताउन के समझौते भी हैं और हैवानात से मुतालिक मुख्तलिफ जो मुआहदे उन पर $10 अरब तक ये इस ट्रेड को जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक्सपेक्टेड है वहाँ ले जाने की कोशिश है, जो ईरानियन सदर ने आज कहा है। ये बड़ी खबर है, लेकिन जो अहम बात है वो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन मंसूबा है, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है। ताहाल इस पर खामोशी है, इस पर जो भी खबर आएगी वो अहम होगी। दूसरी जानिब अगर कल का देखें जो ज़िमनी इंतखाब था, 21 नशिस्तों पर पाकिस्तान में ये हुआ मुकाबला, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी 2 रिटेन की हैं सीटें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 1 लूज़ की है बाजोड़ की, जहाँ पे उनके ही अपने जो पुराने कारकुन थे उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को जो है वो शिकस्त दी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है रहीम यार खान में, जो कि साउथ पंजाब है। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो है कौमी असम्बली की नशिस्त लेके फतहयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब के अंदर भी अपनी तमाम नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं, बल्कि जो नहीं भी कहा जा रहा था उसमें भी उनकी कामयाबी हुई है। और गुजरात की जो नशिस्त है उसके ऊपर बहरहाल काफ़ी इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उमर अयूब साहब हों या दीगर रहनुमा, वो कह रहे हैं कि कुछ धांधली, बल्कि काफ़ी इल्ज़ामात लगाए कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे और 8 फरवरी से बदतर इंतखाबात थे, ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़तह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त, ये दोनों बहुत ही अहम खबरें हैं। क्यों शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और क्यों फ़तह मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो एक तासुर था कि इमरान खान साहब खंबे को भी अगर टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा, वो खंबे वाला वो जो तासुर है वो क्यों ख़त्म हुआ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ऐसा क्या किया है 2-2.5 महीनों के अंदर कि उन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो मार के मारे हैं। ये दोनों बातें बहुत अहम है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को और 4 सफ़ात पर ख़त है कि आइन पर अमल दरामद करें। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे मामलात बैकडोर सुनने में आ रहे हैं कि मुतालबात हैं और इमरान खान साहब के जो साइफ़र के हवाले से केस है आज भी उसके ऊपर कार्रवाई थी, कल भी उसकी हेयरिंग है और कहा जा रहा है कि उस पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। उसके साथ साथ 9 मई की कल से तहकीकात का आगाज़ हो गया है और कल भी एक टीम जो थी वो अडयाला जेल गई और इमरान खान साहब से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। क्या ये पेशबंदी है आज, बल्कि वहाँ पर गई तो क्या ये पेशबंदी है कि हम कहें कि जो बाकी मामलात के अंदर अगर रिलीफ मिलेगा तो 9 मई के मामलात के ऊपर उनको जो है वो गिरफ्तारी उनकी बाकायदा अमल में आ सकती है। कुछ केसेस में वो ज़मानत पे पहले ही हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वलीद इकबाल साहब लाहौर से, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की और खूब इनकी कहा जाए कि ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक पे गवर्नमेंट चल रही है, इनसे पूछेंगे आज। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हमारे साथ हैं। रज़ा हारून साहब आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं सेंटर वलीद इकबाल साहब आपके पास आना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर वाकई मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने एक मुआवजा कर दिखाया है या आप लोगों के जो इल्ज़ामात हैं उसमें कोई वज़न है कि धांधली हुई है कल भी? हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है ज़िमनी इंतखाब के बारे में। कोई किसी किस्म का ना मुआवजा, इन्होंने एक मुआवजे का सामना है PMLN को, ना कोई इन्होंने मारा है, ना कोई बयानिया, ना कोई कारकर्दगी। ये तो एक ज़िमनी इंतखाब में जो वो सारी मश्क जो थी, ये जो सारा रिहर्सल जो कि 8 फरवरी को हो चुका था,
उसको उरूज पे जो है ले जाया गया इधर प्री पोल के हवाले से। और पंजाब में तो ख़ास तौर पे आपने देखा, आपको भी खबरें मिली होंगी कि जलसों की कोई इजाज़त नहीं, मुसलसल रेड्स होते रहे, वर्कर्स को उठाया जाता रहा। और फिर जब पोलिंग डे आया तो उसी तरह इंटरनेट सर्विस बंद, मोबाइल सेलुलर सर्विस जो थी वो बंद, और आरओज़ के दफ्तर को सील कर दिया गया। उम्मीदवारों को और उनके एजेंट्स को आरओ दफ्तर और कंसोलिडेशन का हिस्सा बनने का जो है उससे महरूम रखा गया, जो कि पहले भी किया गया था। और ये मैंने अर्ज़ किया ना कि पंजाब में ये ख़ास तौर पे ये, जैसे मैंने कहा कि वही मुक़्तदर हल्के जिन्होंने 8 फरवरी को जो खुली वारदात की थी मैंडेट के साथ, और वो तो बड़े स्केल पे थी ना, वो रिहर्सल कर लिया हुआ था। तो उसको अब इस तरह से छोटे से चंद लाहौर के अंदर जिस तरह 5 सीटों पे इलेक्शंस थे, उन्होंने इस तरह से उसको उसी को सारी साइकिल जो है वही पैटर्न जो है वही दोहराया गया। आपका ख्याल है कि मैनेज किया है कंप्लीटली? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ जगहों के ऊपर तो सेंटर साहब, कुछ मेरा जाती राय भी नहीं है, हमारी पार्टी का भी हमारी पार्टी का भी मौकफ ये है, ये ऑफिशियली जारी हो चुका हुआ मौकफ जो है हमारा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन कुछ जगहों पे तो जैसे गुजरात के अंदर तो हमने देखा कि वहाँ पे इक्का दुक्का वीडियोस हमें नजर आई हैं, लेकिन बाकी जगहों से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई सबूत जो है वो सोशल मीडिया पे नजर आते हैं मोस्टली, वो हमें वहाँ पे नजर नहीं आए। इसकी क्या वजह है? नहीं, आई थिंक आपने इक्का दुक्का देखे होंगे। एक जो है नामा निगार, उन्होंने तो बेतहाशा जो हैं वीडियोस जो हैं उनको कंपाइल करके जो है वो पोस्ट किया हुआ है। तो आई डोंट नो आपको कौन से इक्का दुक्का मिसालें मिली हैं, वो बड़े वसी पैमाने पर वो सारी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं कि सबको इस बात के अंदर कोई इबाम नहीं है कि वोट किसी का है तो वो पीटीआई के बानी चेयरमैन का है और उनके नाम का है और उनके नजरिए का है, और बाकी उसके साथ जो मैनिपुलेशन होती रही है 8 फरवरी से अब तक, वही उसी का हमने साइकिल जो है उसको रिपीट होता है। अच्छा उस्मा, क्या आप क्या कोई इसमें नई बात नहीं है और हमें कोई हैरत भी नहीं है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है उस्मा के। कल भी बहुत इल्जामात लगे हैं, आज भी ज़ाहिर है कि जो गुजरात के हवाले से ख़ास करके लाहौर के एक हल्के नारोवाल के हवाले से भी इल्जामात सामने आए। तो वाकई आप समझती हैं कि PMLN ने ये मार्का मारा है जो कि सेंटर साहब कह रहे हैं नहीं है, और अगर मारा है तो किस बुनियाद के ऊपर मारा है? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो मुझे आपके लफ्ज मोजा पे एतराज है कि जो है मोजा कर दिया नून लीग ने। नून लीग ने कोई मोजा नहीं किया। नून लीग जो है वो उसने पंजाब की आवाम ने खास तौर के ऊपर बड़ा डिफ्रेंशिएट किया है कि ये पंजाब के जो लोग हैं इनको क्या चाहिए, इनको फसाद चाहिए, इनको मार दो। अभी भी जेल में बैठ के एक मौजूद जो है वो भी मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उनको फसाद चाहिए, उनको सड़क के ऊपर मारा मारी चाहिए, या उनको अपने मसाइल का हल चाहिए। आम आदमी जो है जो इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है, वो एक तरफ देखता है कैसे चीफ मिनिस्टर है जो तंदूरों में भी खड़ी हुई है, वो अस्पतालों में भी जा रही है, वो अस्पताल भी बनवा रही है, वो स्कूलों को जो है वो भी देख रही है, वो एयर एम्बुलेंस भी ला रही है, वो 64 लाख खानदानों के अंदर जो है वो निगहबान रमजान पैकेज भी भेजती है। और दूसरी तरफ जो है उनके लिए बड़ा आसान है फैसला करना। तो मुझे कल तक तो उस्मा आप लोग कह रहे थे कि कारकर्दगी पे वोट नहीं डालते लोग, क्योंकि आपने मोटरवेज भी बनाई हैं, बाकी चीजें भी आप ही लोग कहते थे कारकर्दगी पे वोट नहीं। तो क्या इमरान खान साहब का वोटर मायूस हुआ है? वो घर से निकल आता तो जाहिर है आपके लिए भी जीतना कोई आसान ना होता। जी यकीनन जो वोटर है, जो बेचारा पहले जो है वो किसी गलत फहमी का शिकार था कि जी वो उसको कैदी को बाहर निकालना है, बाहर निकलें वोट डालें, अब उन्होंने देख लिया है कि इस पार्टी के साथ खड़े होना सिर्फ फसाद है। आप असेंबलियों की मिसाल देख लीजिए, असेंबलियों में क्या हो रहा है। असेंबलियों में लोग अपने MPs MNAs को क्यों नॉमिनेट करके लिख करके भेजते हैं कि वहां जब बात होगी वहां पर उनके मसाइल के हल के लिए कुछ कोशिश होगी। वहां पर तो फसाद डाला हुआ है आपने, हाउस चलने नहीं देना, अंदर से भी यही जेल से इंस्ट्रक्शन आती है, हाउस चलने नहीं देना, किसी को यहाँ खड़े होने नहीं देना। तो लोग पागल तो नहीं है ना, लोग बाशऊर हैं, वो फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब सेनेटर साहब बात कर रहे थे तो मुझे वो एक फिल्म का वो डायलॉग याद आया जिसमें वो कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। तो
तो हमारे पास मरियम नवाज है, और मरियम नवाज ने जो है वो साबित किया है कि अगर प्रोएक्टिवली काम किया जाए। मगर कोई जलसा हमें आपका नहीं नजर आया उसमें, कैसे हम कह सकते हैं कि लोग कोई जलसा नजर नहीं आया, कोई तंजीमी बुनियादों के ऊपर हमें कोई तहरीक नजर नहीं आई, उल्टा आपके जो रहनुमा है वो अपनी जमात के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, दीगर, तो फिर कैसे, क्या खाली मरियम नवाज साहिबा ऐसा नहीं है, फैक्टर हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, ये ज़ाब्ता इखलाक है आसमा, आपको पता है कि जो हुकूमत में होते हैं लोग वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, तो हम जो हुकूमती ओहदों पर हम कैंपेन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी पूरी तंजीमी जो हायरार्की है वो, प्लस हमारे एमपीएस एमएनएस, उन सब की ड्यूटियां लगी हुई थी बाकायदा, जो है हल्का वाइज के किस किस की ड्यूटी कहाँ है, डोर टू डोर कैंपेन से लेकर जो है वो वहां पर जो हमारे लोकल्स हैं उनके साथ जो है वो गुफ्तगू करना। और फिर यह है कि जो मैंने जैसे कहा कि लोगों को नजर आ रहा था कि पंजाब में वोट या तो फिर जूतों के ऊपर 804 लिखकर जो है उनके मसाइल हल होंगे, या वाकई वोट डालकर उस पार्टी को वोट डालें जो उनके मसाइल के हल के लिए इस पावर में भी हो, वो कोशिश भी कर रही हो, नजर भी आ रही हो, और उनसे उनको वोट डालकर उनको कोई रजा हारून साहब, अच्छा बिल्कुल सही, ये आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा। लेकिन रजा हारून साहब, आपको क्या लगता है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी में, फिर मजहर साहब से पूरा सबका वो ले लूंगी, तज्जिया ले लूंगी, पीपल्स पार्टी सिंध में जीत रही है, कोई एक खुर्शीद साहब जो हैं उनको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने जीता है, मार्का मारा है, लेकिन फिर साथ ही साथ में आसफा भुट्टो साहिबा के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उनके जो अपोनेंट थे उनको आपने अगवा कर लिया। क्या वाकई पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे इसी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है, उसको कोई कंटेस्ट करने वाला, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है? हाँ, ऐसी सूरत हाल है, और सिंध के अंदर अपोजिशन नहीं है। पीपल्स पार्टी का एक अरसे से वोट बैंक है, और ये वो सीट है आसिफा साहिबा की भी जो प्रेसिडेंट साहब की सीट वेकेंट हुई थी। तो पीपल्स पार्टी की रिवायती सीटें हैं ये, ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई और जमात उन हल्कों से जीतती चली आ रही हो। तो इतना ज़्यादा डिस्प्यूट, यकीनन अगर कुछ वाक़यात हैं, रिपोर्ट हुए हैं, उनके फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। वो हर हारने वाले का के हर जमात का के वो इल्ज़ाम के साथ सबूत पेश करके उसको अपने केस को मजबूत बनाए। लेकिन जो पंजाब में हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो सिलेक्शन, कोई इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है। बहुत ज़्यादा वो सीटें हैं जो जिन पार्टियों ने छोड़ दी उन्होंने ही जीती हैं। जो प्रॉब्लम है या जो हैरानगी की बात है वो ये है कि पीटीआई की जो कन्फ्यूज सियासत है, मैं ठीक है बहुत पॉपुलर लीडर हैं खान साहब, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता, लोग भी वालियाना मोहब्बत करते होंगे, इससे भी इनकार नहीं, लेकिन एक कंफ्यूज सियासत है ना। अब पीटीआई तो इलेक्शन में सही नहीं ले रही, इलेक्शन में से ले रही है एसआईसी, तो लोग जो वोटर हैं वो एक अरसे से एक नेगेटिविटी की सियासत देख रहे हैं, स्टेबिलिटी की सियासत नहीं देख रहे हैं खान साहब की तरफ से। और खान साहब को ये सोचना पड़ेगा कि ये खत लिखना, ऐसे मौक़ों के ऊपर माशी हालात ऐसे हों, कहीं भी रिकन्सिलिएशन का माहौल नहीं बनाना, तो सियासत इस आइसोलेशन में नहीं होती है। और आइसोलेशन की वजह से लोग भी थक जाएंगे। लोग बहुत अरसे तक, आसमा साहब, एजिटेशन की सियासत खामखा बहुत अरसे तक नहीं होती। और लीडरशिप का हाल जब आप देख लें पीटीआई का, कि पीटीआई की लीडरशिप में जो कन्फ्यूजन है, जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस हैं, ये तमाम चीजें भी अब आवाम को आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई की तरफ रागिब हुए थे, जो के लॉयल किस्म का फैन बेस था, आइडियोलॉजिकल वर्क करते थे, इतनी जल्दी लोग जो है वो उकता गए हैं, इतनी जल्दी जो है वो ये समझ गए हैं कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर नहीं आने वाले, इसलिए वोट डालने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि या तो इमरान पॉलिटिक्स है या एंटी इमरान पॉलिटिक्स है, ये तो आप तस्लीम करें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मैं थोड़ा सा इससे हटके समझता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रो आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर प्रो इमरान एंटी इमरान होगी तो इमरान साहब उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वो उसको एग्जॉस्ट करते चला रहे अपने, इस बहुत लंबे तक नहीं खिंचा सकता। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में बुज़दार साहब के नाम पे कोई वोट देगा? उनकी कारदगी में यकीनन हम सब बैठे हैं ना, वली साहब भी एग्री करेंगे, उनकी कारदगी में कौन वोट देगा? तो ये अपने मामलात भी देखे ना, कि एक अगर वेव पे राइड करके किसी इलेक्शन में आपको एक पॉपुलर सपोर्ट मिल गई, उसकी XYZ कोई भी रीजन हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं करती है। सस्टेन तो आपकी कारकर्दगी, आपकी आइडियोलॉजी, आपका विजन, आपकी रिकंसिलिएशन, आपकी पॉलिटिक्स करती है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की तरफ से और खान साहब की तरफ से ना रिकंसिलिएशन है ना पॉलिटिक्स, एक एजिटेशनल मामला है, कंटिन्यूस एक एंग्री यंग मैन का मसला है। और मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको भी अब कहीं ठहर के ये देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, प्रेसिडेंट साहब का जो बयान है वो यही है ना कि पोलराइजेशन अब इंतहा को पहुंच चुकी है, और अगर ये पोलराइजेशन बढ़ती चली गई
उसको अभी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई कि ECL से कुछ नाम जो है वो निकले हैं। मजहर साहब जो बात अभी रजा अरुण साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, लोग थक गए हैं। एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब का वोटर नाउमीद है, मायूस है, थक गया है, वो नहीं समझ रहा कि उनके वोट का कोई फायदा है। देखिए, इतनी जल्दी ही जो है वो ओपिनियंस तब्दील नहीं होते, ना राय अम्मा इतनी जल्दी तब्दील होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आम इंतखाबात की अपनी एक फ़ज़ा होती है, एक वेव होती है, एक टेम्पो होता है, ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं, जल्द से जुलूस हो रहे होते हैं। उसके अंदर वोटर को निकालना निस्बतन ख़ासा आसान होता है। अब PTI जब आम इंतखाबात में गई तो PTI के साथ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। वो डिसएडवांटेजेस क्या थी? पहली थी कि उनके लीडर जो है वो पहले नाअहल हुए, फिर सज़ा हो गई, तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से एक तरीके से आउट कर दिए गए। दूसरा, फिर उनको जो मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा का लगा वो यही था कि उनके जो इलेक्शन सिंबल था वो चला गया उनसे। अब PTI, टू बी वेरी ऑनेस्ट, PTI एज एन ऑर्गेनाइजेशन 8 फरवरी को नहीं जीती थी। PTI का वोटर जो है उसने PTI को जिताया और वो वोटर निकला और उसने निकल के वोट दिया। लेकिन फिर उसके बाद और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहला सियासी इलेक्शन है, सियासी जमातों का इलेक्शन है जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभरे। तो ये बजाते खुद बहुत बड़ा वो था। ये PTI की ऑर्गेनाइजेशन का कमाल नहीं था, ये PTI की तंजीम का कमाल नहीं था, ये PTI के वोटर का कमाल था कि उसने उस चैलेंज को कबूल किया और उसने निकल के उनको वोट दिया। और ये आसान नहीं था कि एक ही जगह कई इलेक्शन सिंबल्स को वोट देना। मगर मसद जो 8 फरवरी का था उस पे टर्नआउट बहुत बड़ा, हम सब आप समेत सब तजिया निगार कह रहे थे कि अगर वोटर निकला तो PTI जीतेगी और PTI जीती। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको वोटर नहीं निकल 8 फरवरी का इस मर्तबा क्या होगा? इल्जामात दर इल्जामात वो अपनी जगह हैं, लेकिन PTI की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी एक्सपोज हुई है। PTI के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उठा के देख लेना। एक के बाद एक कमेटी का बनना, एक के बाद दूसरी कमेटी का बनना, कभी एक चेयरमैन, फिर उसके साथ और डेलीगेट पावर दे दी, जी बैरिस्टर गौहर ये करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी आपने एक कोर कमेटी बनाई, उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई, इस तरह पार्टीज नहीं चला करती। ये तो होता है कि आप ए लीडरशिप है, उसके नीचे B लीडरशिप है, उसके नीचे 3 C लीडरशिप है। अब कल इलेक्शन हो रहे थे, परसों इलेक्शन हो रहे थे और शेर अफजल मरवत कराची में थे। अब कराची का कोई रेलेवेंस नहीं थी कल। कल तो रेलेवेंस थी कि पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, इतने भारी वहां जाए वहां पे फिर बाजोड़ के अंदर, खुद बाजोड़ में आप देखें चाहिए था। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है। और उस वक्त भी पंजाब के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाया गया, खुद पंजाब में PTI के लोगों ने उस पर एतराज किया कि जी आपने किन लोगों को पावर डेलीगेट की है। तो एक तो उसका डिसएडवांटेज और उसका असर उस पर पड़ा इलेक्शन में, वो पड़ना था इलेक्शन में उसका असर, और उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी जो फायदा है वो PMLN को हासिल हुआ और पीपल्स पार्टी को, बल्कि जी पीपल्स पार्टी को। अगर आप मैं अहमद बिलाल महबूब साहब का देख रही थी, आपको तस्दीक कर दूं आसमा के खुर्शीद जुनेजो पीपल्स पार्टी के जो लड़काना शहजाद कोर्ट से जीते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के। वो अननोन नेम नहीं है, वो तो कुर्बानी देते रहे हैं पार्टी के दूसरे लोगों लीडरों के लिए। ये एक नेशनल लेवल के ऊपर पहली बार उनका नाम सुना है एक बड़े कॉन्टेस्ट में। नहीं, वो बहुत वो बेचारा सेक्रीफाइस करता रहता है दूसरों के लिए, तो वो नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी अगेन सिंध में आज तक 30-40 साल से ना PMLN ने आके सिंध के अंदर काम किया है, ना PTI ने आके सिंध के अंदर काम किया है, ना किसी और जमात ने। तो पीपल्स पार्टी को एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है। अनलाइक पंजाब में चीजें तब्दील होती रही हैं। पंजाब में PMLN का जोर रहा, उससे पहले पीपल्स पार्टी का जोर रहा,
फिर पीटीआई ने इन रोड्स बनाए। तो इससे बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि सेंटर वलीद इकबाल साहब जो पीपल्स पार्टी के बारे में अहमद बिलाल साहब ने जो ट्वीट किया, मैं वो देख रही थी कि पीपल्स पार्टी ने पहले की निस्बत बहुत वोट लिया है, 85% तक वोट उन्होंने हासिल किया। इसका मतलब ये है कि PMLN और PTI से ज़्यादा, जो PTI की इतनी मकबूलियत है, अभी भी हम सब समझते हैं कि मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किए। आपको क्या लगता है जो मसहब कह रहे हैं तंजीमी बुनियादों पे आपके लड़ाई झगड़े इख्तलाफात, उसने आपको डैमेज किया ज़्यादा? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह अभी कहा गया कि इतनी कम मुद्दत में लोगों की राय नहीं बदलती, ठीक कहा गया, लोगों की राय नहीं बदलती, लोगों का ओपिनियन नहीं बदलता। लोग जिस तरह आपने तसव्वुर किया कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह नहीं होता इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर। तो हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको सारे को मैनेज और मैनिपुलेट किया गया है। ये पॉपुलर विल के बजाय हमें जिस तरह 8 फरवरी को बड़े वसी पैमाने पर नज़र आई और उसके चले बावजूद सरकारी नतीजे में हम को एक बहुत बड़ी एक नशिस्तों का हमें मिला, उस पर कामयाबी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मस्ख या डिस्टॉर्ट किया गया था। और ये वही प्रोसेस जो है 21 अप्रैल को यही जारी रहा और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई ये तंजीमी चैलेंजेस हमें उस वक्त भी सामना उनका था। हमें सामना था कि वो जो नॉमिनेशन पेपर्स के छीने जाने का, फाड़े जाने का और प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को, मगर वेव थी ना उस वक्त, वेव थी ना सर उस वक्त, पीटीआई की वेव। ठीक बात है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद रज़ा हारून साहब और बुखारी साहिबा से इस मामले के ऊपर बात होगी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है और वे फॉरवर्ड क्या है। राना सनाउल्लाह साहब क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बात करें और जेल से भी उनको रिहाई मिल सकती है अगर वो बात करें। क्या वाकई बात हो सकती है या मामला तो और गंभीर हो सकते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जेल से भी रिहाई हो सकती है खान साहब की अगर वो बातचीत पर आमादा हों। खान साहब आमादा क्यों नहीं है और किन शराइत पे बात करेंगे, ये सवाल रखेंगे। और फिर वफाकी काबीना ने नैब के सिफारिश पे कुछ लोगों के नाम ECL से निकाले हैं, वो बड़े दिलचस्प है। अली अमीन गंडापुर साहब ज़ाहिर वज़ीर आला है, गुलाम सरवर खान साहब, मुराद सईद साहब, परवेज़ खटक साहब, शफकत महमूद साहब के नाम जो हैं वो ECL से निकाले गए। इसी तरह से एजाज शाह साहब, अली जैदी, खुसरो बख्तियार आज़म सवाती, असद उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी साहब के नाम भी ECL से निकाले गए हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, ये जो डेवलपमेंट है और राना सनाउल्लाह साहब की अगर गुफ्तगू को इसके साथ जोड़ा जाए तो क्या वाकई हुकूमत चाहती है कि गुफ्तगू करे और मामला जो है वो रिहाई की तरफ जा सकते हैं खान साहब के? देखिए, पहली तो बात यह है कि आपको इस चीज़ का क्रेडिट तो देना होगा और आपको ये बात समझनी होगी कि मुस्लिम लीग नून का इंतकामी सियासत, इंतकाम करना, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अभी भी एक शख्स जेल में बैठकर अभी भी वो धमकियां दे रहा है, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, और पता नहीं कौन कौन से उनको ख्वाब आते हैं, उस ख्वाब के ऊपर वो एक केस बिल्ड कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं मुझे हार्पिक दिया गया है, वो कुछ कभी कहते हैं मेरी बीवी को जहर दिया गया है, पता नहीं क्या क्या किया गया है। और खुद भी आपको पता है वो कहते थे मुझे एक जहर का पता है जिससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, और वो जब जमान पार्क में थे वो तब कर रहे हैं। तो हमारा, मेरी हुकूमत का, मेरी लीडरशिप का सियासी इंतकाम ना कभी मोटो है ना हो सकता है। लेकिन ये बात तो अपने तौर पर उसकी जगह साथ साथ एक रियलिटी है कि जो लोग कानून को मतलूब है, जिन्होंने कोई जो है वो गलत काम किया है या जो किसी इदारे को मतलूब है, उनको अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें किसी हुकूमत का, किसी मोटिव का, वो वजीर आजम याद है ना आपको, वो जो जिसके वजीर आजम भी और उसके वज़रा भी वो बैठ के कहते थे फलाने की फाइल देख के आया हूँ, अब ये फलाना पकड़ा जाएगा, अब इसको उठा लेना है। ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो तो बात बहुत अरसे से करना चाहते हैं। ये तो वो खुद कई दफा कह चुके हैं। पिछली मुलाकात थी जेल में, उस पर उन्होंने कहा मैं तो बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता।
तो वो तो कभी से बेचारे एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन जो एनआरओ जिनको देने की पोजीशन में है, आपको याद होना चाहिए कि ये वही मौसूफ है कि इनके साथ अगर आप फैक्ट पे बैठ जाते थे जब हम अपोजिशन में थे तो कहते थे कि एनआरओ मांग रहे हैं, हम उनके साथ किसी जो है वो किसी आईनी तरमीम पे बैठ जाते थे तो कहते थे देखा ये इसलिए बैठे क्योंकि एनआरओ मांग रहे हैं। हम कोरोना में उनके साथ बैठे, उन्होंने उसको पॉजिटिव नहीं लिया। वो जो है वो स्ट्राइक्स की इंडिया ने, उसके ऊपर जो है मेरा इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो बकायदा बेचारे जो है प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो है वो आकर उन्होंने कहा साथ चलते हैं, मौसूफ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये फर्क है, ये है, और इसीलिए लोग हमारी तो आप चाहते हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले और इमरान खान साहब आपके साथ बात करें, हुकूमत के साथ बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ना करें? गारंटी होगी हुकूमत के पास? एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात देखिए, तो अगर वो उनके साथ बात करने के लिए, वैसे तो वो उन्हीं के साथ बात करने के लिए मचल रहे हैं, सियासी लोगों से तो उन्होंने कभी बात की नहीं, वो तो सियासी लोगों से मिलने के लिए, सलाम दुआ लेने के लिए उसके रवादार नहीं। और अब भी जो हाउसेस के अंदर वो करवा रहे हैं, वो जेल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बिल्कुल जो है वो हाउस चलने नहीं देना, बिल्कुल जो है वहाँ पे तमाशा करो, हाउस जो है पैरालाइज कर दो, हुकूमत को चलने ना दो। अच्छा, यही तालीमात आ रही जेल से। अच्छा सेंटर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान साहब, जाहिर है कुछ शराइत भी सामने आई हैं, जो आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है उसमें कहा है उन्होंने कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ, तो क्या आपको लगता है अगर हुकूमत बातचीत के लिए कहती है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है अगर वो पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ जाएं? खान साहब क्यों नहीं बैठते? अभी जरदारी साहब ने भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, देखा जाए तो। देखें जी, इससे पहले भी कोई 1.5 माह पहले या इस तरह से हमने 3 मुतालबात जो थे वो सामने रखे थे, हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से आए थे। पहला ये था कि सिर्फ 10 हलकों का ऑडिट करा दें। दूसरा था कि सियासी कैदियों को रिहा करें, जिसका आपने आज फिर से यही सुना कि आम माफ़ी होनी चाहिए, ये वो, बिकॉज ये जो आपने अपनी तमहीद में जिक्र किया, जो कि हमारे बानी चेयरमैन ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, जो हफ्ते वाले दिन जारी हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी 90, और ठीक कहा है, मैं मेरी अपनी राय में भी ठीक कहा है कि 90% लोग जो कि दहशतगर्दी की अदालतों में अपना मुकदमे जिनके ऊपर चल रहे हैं, वो पुरअमन और गैर मुसल्ला एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की और किसी वायलेंस में शरीक नहीं थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग वायलेंस में शरीक थे, जिन्होंने कोई जलाओ घेराव किया, जिन्होंने कोई लूट मार की, जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ की, कोई ट्रेस पास किया, उसकी सज़ा है, कानून में हर जुर्म की उसकी सज़ा है और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन उस सारे प्रोसेस में अगर वो जो मुहावरा होता है ना कि अंग्रेजी का कि ग्रेन और चैफ को आप इकट्ठे जो है वो ग्राइंड कर दें, या गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ जो सिलसिला होता है, वो भी बात। और तीसरी जो बात थी कि ये हमारे जो पुरअमन इज्तिमा होते हैं उन पे क्रैकडाउन ना किया जाए। और ये आपने देखा अभी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी, और ख़ास तौर में आप इमेजिन करें, इससे ज़्यादा बड़ी मज़े का खेज़ बात क्या हो सकती है कि एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और उससे पहले एक आम इंतखाब का ऐलान भी हुआ था, और इंतज़ामिया जो है वो दफ़ा 144 लगा देती है। ये इंतखाब की कैफियत के अंदर कभी इस तरह की चीज़ हुई है? ये आप कह रहे हैं कि 3 मुतालबात जो है जब से रजीम के ऊपर बात की जा सकती है, पहले भी थे 10 हल्कों का ऑडिट, पहले भी थे, और मैं ये भी नहीं माफी का ऐलान नहीं, और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि ये कोई ऐसी शराइत नहीं है ठीक कि इन शराइत को पूरा करें तो हम कोई गुफ्तगू करेंगे। हमने तो गुफ्तगू के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, लेकिन सियासी लोगों से गुफ्तगू आप नहीं करने को तैयार। सियासी लोगों से भाई जो मैटर करते हैं वो कोई अपना आप अब मैं अब इस पे और क्या रोशनी डालूं कि इनके ये जो सियासी हल्के बैठे हुए हैं, इनके कंट्रोल में क्या कुछ है? ये रज़ा हारून साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ठीक बताएं ना, ये बताएं कि क्या कुछ ये कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सेंटर साहब यही सवाल, रज़ा हारून साहब ये बात वो कहते हैं जी आपके हाथ ही क्या है, सदर साहब कहें या वज़ीर आज़म कहें या राना सनाउल्लाह साहब कहें, तो पॉलिटिकल लोगों से क्यों बात की जाए? क्या गारंटी है उनके पास? वो चूंकि 3.5 साल का जो उनका दौर है, उनका तजुर्बा यही रहा है, उन्होंने सियासी तो कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने तो रिलाई वहीं किया था, और वो सारी रिलायंस भी 2018 के इलेक्शन, उससे पहले के इलेक्शन जीतते हैं। ऐसी बात अगर होती भी तो कहनी नहीं चाहिए। यही पॉलिटिकल जो है ना इमेच्योरिटी की बात है
कि आप डायलॉग जो है सियासी लोगों के साथ करते हैं, डायलॉग आप सियासी लोगों के साथ करते हैं तो हल निकलते हैं, बाहर चीज़ें आती हैं। देखिए मैं दो बातें करना चाहता हूँ ना, जो आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ। एक ये कि पीपल्स पार्टी का आपने कहा, आप कन्वीनियंटली हम इस बात को याद रखें कि इलेक्शन के दौरान, आम इलेक्शंस के दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई है पंजाब में, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो है तमाम अज़िला का विजिट किया और उन्होंने बड़ा लोगों को मोटिवेट किया और पीपल्स पार्टी को रिवाइव किया, बड़ा उसको री एनर्जाइज किया है। उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं वहाँ पे। एक तो उसका रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे दोबारा से अलाइव हुई है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखिए हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आप भी इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात हैं, गलती हो जाती है यार, मान लेने में क्या अर्ज है। आप तो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है। ये आपको ज़िमनी इलेक्शन ऐसा मिला था कि आप अपना वो पॉइंट प्रूव करते। फर्ज करें चले मरियम नवाज साहबा जो है अपनी जो सीट थी आम इंतखाबात में धांधली से जीती थी, मौका मिल गया था ना उस सीट पे जीतने का, मोटिवेट करने का, कैंपेनिंग करने का। आपकी तो कोई लीडरशिप, अनफॉर्चुनेटली पीडीआई की तो कोई लीडरशिप जो है वो सियासी कैंपेनिंग करती नहीं है। वो या तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे या मीडिया पे मिलेंगे, जलसों से खिताब करते मिलेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग का इनका कोई सिलसिला नहीं है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करके तमाम घरों के काम ना करके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल कैंपेन्स को, इलेक्शन कैंपेन को कामयाबी से ना चलाकर टीवी पे बैठकर आप सिर्फ ये कहते हमने रद्द कर दिया। आज मैं सुन रहा था अहमद बिलाल महबूब साहब, किसी और चैनल पे सुन रहा था जी, उनको बहुत सीनियर आदमी है, इलेक्शन में गई नजर है हमेशा, वो कह रहे धांधली नहीं हुई है, एक आध हल्के के अलावा मिला, कहीं धांधली नहीं हुई है। और बाजोड़ में क्या हुआ है, बाजोड़ में जो आपका कैंडिडेट है वो किससे हारा है, तो वहां क्या पीटीआई का नजरियाती वोट है या पीटीआई का खानदानी वोट है। तो पीटीआई के वोटर की भी बड़ी जो है ना इंटरप्रिटेशन उसके एक्सप्रेशन में सामने आ जाएगी, सारा का सारा वोटर पीटीआई का नहीं। देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है रजा साहब, लेकिन मज़र साहब जो बातें सेंटर साहब कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी ये हमारे प्रोग्राम पे बल्कि कहा भी, उसको रिपीट किया है, और ये बात खबर आ भी रही है कि 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, जैसे रजा भाई कह रहे हैं कि नहीं बात करना चाहते, वो भी कह रहे हैं कि उनके पास है क्या, फिर ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए आसपास सारा मसला ये कि एक तो ये कि ये जो अभी आप वफाकी काबीना का फैसला बता रही थी, ये बड़ा पॉजिटिव है, एक वेलकम जेस्चर है, और मेरा ख्याल है इसको पीटीआई को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। हर बयान पे तनकीद ज़रूर हो, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिनको अगर वेलकम करें तो कोई हर्ज नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये एक वेलकम जेस्चर है और वेलकम डिसीजन है कि जो पीटीआई के लोगों के ईसीएल पे नाम थे वो हटा दिए गए, और उसमें बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ गए पीटीआई, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं। दूसरी ये बात, मैं वलीद इकबाल साहब की बात को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ, और मेरा ख्याल है उस्मा बुखारी भी और पीपल्स पार्टी को भी सोचा। आप मुझे बताएं कि कराची में पीटीआई की रैली थी, उसमें लोगों को की गिरफ्तारी का क्या जवाब था? कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। दर्जनों रैलीज निकलती हैं रेड जोन में, रजा जानते हैं, जिनके पास परमिशन नहीं होती। रेड जोन में तो दाखिल ही नहीं हो सकते, लेकिन होती हैं रैली, प्रेस क्लब के सामने हर दूसरे दिन मुजाहरे भी होते हैं, भूख हड़ताल भी होती है, कोई परमिशन लेके होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गैर जरूरी इकदाम हैं। आप किसी पार्टी को अगर वो जलसा करना चाहे जलसा करे, जुलूस निकालना चाहे जुलूस, अनटिल अनलेस वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दे, वो कोई हंगामा कर दे, उसके खिलाफ। दूसरी, मुझे राना सनाउल्लाह के बयान पे इसलिए ताज्जुब है कि उन्होंने कहा बातचीत करें तो इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इमरान खान को फिर इसका मतलब है कि आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पकड़ा हुआ है। हालांकि 9 मई की तहकीकात का आज आगाज हुआ है, हालांकि आज जेल के अंदर जब वो ये बात कल कह चुके हैं, आज उनकी तहकीकात 9 मई के केसेस की शुरू हो गई है इमरान खान साहब की। तो अब अगर फॉर्मल लॉ मिनिस्टर ये कहे कि जी हाँ अगर बातचीत करें तो रिहाई अगर मिलनी है उन्हें तो कानूनी मिलनी चाहिए रिहाई। उसमें जो पॉलिटिकल वर्कर्स है जैसे खवातीन है, अनटिल अनलेस उन पे कोई बहुत संगीन केस है, जी हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है गुडविल जेस्चर क्या होता है। और मैंने उस वक्त भी कहा था जब शहबाज शरीफ साहब पहली तकरीर कर रहे थे कि ये गुडविल जेस्चर होता है। जिस तरह आपको याद है कि 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि जजेस की बहाली के हवाले से और तलबा यूनियन की बहाली, कुछ चीजें होती हैं जो आप मैसेज देते हैं। एक चीज, चाहे अपोजिशन का रद्दअमल कोई भी हो, लेकिन आपकी तरफ खवातीन की रिहाई का अगर ऐलान कर देते, कौन से सीरियस
केसेस। अब इसके ऊपर मैंने उज़मा बुखारी साहबा से ब्रेक के बाद पूछना है। सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, कौन से ऐसे बड़े जराइम किए हैं? बहरहाल ये मामला भी अदालत में भी है, सब जुडिस भी है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई गुडविल जेस्चर हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। और 9 मई के तहकीकात इमरान खान साहब की आज से बाकायदा शुरू हुई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो सियासी जमातों के हाथ में होगा उस मामले पे बात करना या नहीं? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, चूँकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एक तो खान साहब के ऊपर 9 मई की तहकीकात बाकायदा, और फिर जो गुडविल जेस्चर की बात मज़ा साहब कर रहे थे, उज़मा क्यों नहीं हो सकता? सनम जावेद साहिबा हैं या दूसरी ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद साहिबा तो बीमार भी हैं, क्यों नहीं उनके लिए हेल्प आउट किया जा सकता, उनको उनकी रिहाई के लिए? देखिए, आज में पहली तो बात यह है कि कानूनी मामलात में गुडविल जेस्चर होते नहीं हैं, और जो उनके ऊपर इस वक्त मुकदमात हैं वो गुडविल जेस्चर वाले हैं ही नहीं, तो उसके ऊपर हुकूमत क्या ही कर सकती है। पहली तो बात यह है कि सनम जावेद साहिबा वो खातून है जिनके बारे में बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है कि इवन वो जो है यास्मीन राशिद तक को भी वो जो है वो एस्कॉर्ट कर रही थी कि चलें आगे लगे और हमने कोर कमांडर हाउस ही जाना है, बस उसके अलावा तो हमने कहीं टिकना नहीं है। और बाकायदा तौर पर डंडे पकड़कर जो है वो पुलिस वालों से भी लड़ रही हैं, दुपट्टे फेंक रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो उनके ऊपर जो है ये इल्जामात मौजूद है। फिर यास्मीन राशिद साहिबा, बिल्कुल मुझे बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन उनकी 2-3 ऑडियोज भी आपने सुनी है। एक तो वो जमान पार्क के अंदर एक ऑडियो थी उनकी जिसमें अंदर वो कह रही है कि देखें हमारे लोग जो है वो पुलिस, वो ने फोन किया था सदर अलवी साहब को कि जो है वो आप खान साहब को समझाएं, हमारे लोग जो है वो पेट्रोल बम बना बना के पुलिस वालों पे फेंक रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा मर जाएगा, इसको देख लें। फिर जो 9 मई वाले दिन जो है वो बाकायदा किसी को फोन करके कहती हैं कि यहाँ बहुत कुछ हो गया है, अब मुझे बताएं कि यहाँ ही बैठना है कि यहाँ से वापस आ जाएं, अब जो हो गया यहाँ पे कोई चीज बची नहीं है। तो ये मामला, जब ये सब चीजें सामने हैं तो फिर ये जो जब आप इतनी कन्वीनियंटली आपने जाकर जो है वो, फिर जाज चौधरी साहब है वो अपने बेटे के साथ उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है कि हम, मगर देखिए ना, अब जो अभी उनके कुछ जमानतें हुई थी और फिर उनके सरगोदा के अंदर उनके आलिया हमजा साहिबा के ऊपर मामला डाल दिए गए, तो ये भी तो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, या तो आप 9 मई की तहकीकात करें ना, वो तो उसमें तो मेरा ख्याल है उनको जमानत भी 1-2 मुकदमात में हो चुकी है, उसके बाद मजीद मुकदमात जिस तरह जमानतें हो रही हैं, जिस तरह से जमानतें हो रही हैं आसमा, वो भी एक वो है बाकायदा फोरेंसिक जो है वॉइस मैच कराने के लिए जो है वो टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पुलिस जाती है, और बजाय इसके कि उसको देखा जाए वो केस ही खत्म कर देती है, रिमांड की बजाय जो है वो मोहतरमा जज साहिबा जो है वो केस ही खत्म कर देती हैं। तो ये तो फिर अब जो कुछ 9 मई को हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर, लेकिन जब बातचीत होगी उज़मा, फिर आपसे बाला ही बाला बातचीतें भी हो जाएंगी, फिर सब चीजें भी हो जाती हैं, फिर सियासी लोग सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये जिनके खिलाफ ये हुआ था ना, वो आप उनके कल कुछ दिन पहले भी जो स्टेटमेंट था वो देख लें। लेकिन मुझे अभी भी हैरत ये है, और मुझे मतलब बड़ी खुशगवार हैरत है कि 9 मई को 1 साल होने को आया है, अभी भी माशाल्लाह इतनी फेवरेटिज्म बाकी है कि अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द फटकता भी जाता ना, तो अभी तक वो जो है वो सूली चढ़ गया होता। तो फिर अच्छा, तो सेंटर साहब, अच्छा ये तो अदालतों के ऊपर जाहिर है, पहले आप लोग इल्जाम लगाते थे, अब वो लगाते हैं, लेकिन ये सेंटर साहब आपको क्या लगता है? ठीक, नहीं, उनको तो अदालतें अभी भी आउट ऑफ वे फेवर कर रही है, वो कहाँ से इल्जाम लगाते? ठीक है। अच्छा सेंटर साहब, 9 मई के ऊपर तहकीकात का आगाज हुआ है, इमरान खान साहब का साइफर के ऊपर कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए, इम्कान है इस बात का, तो क्या आपको लगता है कि एक और फिर गिरफ्तारी हो जाएगी, खान साहब की रिहाई नहीं हो पाएगी? हाँ जी, केसेस तो उन पे कोई डबल सेंचुरी जो वो खुद कह चुके हुए हैं, और मैं आपने जो एक अभी बात की है मैं उसको ज़रा थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। 9 मई के हवाले से मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आज कौन सी तहकीकात शुरू हुई हैं, लेकिन जिन तहकीकात का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा है PTI की तरफ से, और जिसका जिक्र खान साहब के ख़त में भी है जो कि 20 अप्रैल का है टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें यही है, कहा गया कि
23 मई 2023 से या 25 मई ऐसी कोई डेट उसमें बयान की गई है कि एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी तक कि 9 मई की शफाफ और गैर जानिबदाराना और आज़ाद तहकीकात कराई जाएं, कौन उसमें वायलेंस के अंदर जो है वो मुर्तकिब थे उसके, कौन नहीं थे, कौन जो था उन्होंने इश्तियाल दिलाया और किसने भले दानिस्ता तौर पे या अपने फ़राइज़ को सरअंजाम ना देते हुए इस वायलेंस को एस्केलेट होने दिया। ये एक तरफ तो इसकी ये तहकीकात है जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। तो बड़ा कुछ बड़े कल मेरा ख्याल है फुल कोर्ट है भी। नंबर 2 ये है जो आपने जो आपने खवातीन की बात की, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि कोई सुपरमैन है या सुपर वुमन है कि भाई राहत बेकरी वाला चौक एक जगह है, वहां पे आग लगा दी, कोर कमांडर वाला चौक वो 1-2 किलोमीटर दूर है, उधर आग लगाने का इल्जाम भी, एक उधर से बेल होती है तो इस केस में से बेल होती है तो अस्करी टावर जो 4 किलोमीटर दूर है उसकी आग के अंदर खवातीन को इम्प्लिकेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कोई एक्सप्लोजन कंटेनर की होती है कलमा चौक पे जो मजीद 2-3 किलोमीटर आगे है। ये सारे लोग एक वक्त पे एक जगह पर थे और वहां की फिर बेल मिलती है तो फिर सरगोदा और मियां वाली का केस हो जाता है। तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूं, इनके कंट्रोल में है क्या, ये कर रहे हैं, यही बात है। रजा साहब फिर वो कहते हैं कि जी कंट्रोल में जाहिर है कि कुछ नहीं है पॉलिटिकल लोगों के हवाले से, और पहले भी होता रहा है। मैंने चूंकि वाइंड अप करना है, मुख्तसरन आपका लूंगी फिर मैं मज़हर साहब का तज्जिया लूंगी कि क्यों बात करे सियासी लोगों के साथ पीटीआई। इसीलिए बात करें कि सियासी लोगों के साथ बैठ के हल निकलेंगे। ये बातें हमने ठीक की, खवातीन के हवाले से बात ठीक है, काफी अरसा हो गया। ये भी देखें क्या जुर्म था, उसकी सजा कितनी होनी थी और सजा से पहले कितना वक्त उन्होंने जेल में गुजार लिया। बहुत सी चीजें होती हैं, सियासी तौर पे बात करेंगे तो ये भी एक लीवे हो सकता है कि भाई इतना अरसा चूंकि जेल में गुजार चुके हैं, सजा इतनी थी और 2 महीने की सजा, तो इस तरीके की बातें। लेकिन ये जरूरी है ना, आपको जेस्चर देने, अब आप ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस का हवाला दे दें, फिर आप कहते हैं मैं फलां को छोड़ूंगा नहीं, फिर क्या मुझे बात भी उससे करनी है, तो आप कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं और बात भी उससे करनी है, कैसे चलेगा? ये इरेटिक बिहेवियर जो है ना, वन डे समथिंग, सेकंड डे अदर थिंग, ये नहीं चलता। आप अपने आप के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए और ये मामला हल होने चाहिए। पीटीआई के साथ मामला हल में पीटीआई को एसआईसी नहीं होना चाहिए, पीटीआई को पीटीआई होना चाहिए। अगर ये इस बात को समझ लें और उसके बाद इस मुज़ाकरात के दौर में जाएं, इससे अच्छा इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए और कोई न्यूज नहीं होगी। मज़हर साहब आपको क्या लगता है सर, क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं आसमा, अगर चीजें करने की विल है तो हर चीज हो जाती है। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ, इस मुल्क में गुडविल जेस्चर, तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, इस मुल्क में या तो जेस्चर होता है या एनआरओ होता है या सजा होती है। ये तीनों चीजें हुई इस मुल्क में। हमने सजा भी देखी, फांसी चढ़ गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस मुल्क में हमने एनआरओ भी देखा है। आप पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुकदमात के खात्मे के हवाले से ले लें, या नवाज शरीफ साहब पे कितना सीरियस केस था, सही था गलत था वो एक अलग बहस है, लेकिन हाईजैकिंग में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसी तरह के एनआरओ खान साहब के साथ भी हो सकता है। और यही पीटीआई के लोग जो 9 मई के वाकयात के उसमें तनाजुर में पकड़े गए थे, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ये सारी खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो जाएं, ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। यही इस मुल्क में होता रहा है। सर मगर 9 मई के हवाले से जो है वो मामला शायद कहीं और तय होगा, खान साहब हों या बाकी दीगर जो मामलात हैं, वो 9 मई के मामलात शायद कहीं और होंगे। जाहिर है कि उनके ज़्यादा आपको पता है कि जिस तरह के मामलात हुए थे उस दिन, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो फिर इसीलिए पीटीआई कह रही है उनसे बात करने। नहीं, ये तो देखिए सीधी सी बात है आसमा, अगर आप वो करना चाहें चीज़ों को, पॉलिटिकली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहें तो हो जाता है। आप एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, चाहे पीटीआई हो या दूसरी जमातें, उसको कंटिन्यू करना, जैसे इमरान खान ने अपने पीरियड में 2018 में। बिल्कुल सर, ये तो जितना लंबा किया जाएगा उतना ही बात, लेकिन असल बात यह है कि सियासी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल भी करते हैं। खान साहब सियासी लोगों के साथ बात करेंगे नहीं करेंगे, यही वो एक अहम सवाल है जिसके ऊपर सारी बहस है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।